आखिर लोकतंत्र ही क्यों? यानी अब तक की जो शासन की तमाम व्यवस्थाएं हैं उसमें लोकतंत्र को लोग ज्यादा उपयुक्त या ज्यादा सर्वाधिक उपयुक्त क्यों मानता है, ज्यादा लोकप्रिय क्यों है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमें जानना होगा कि सबसे पहले हम लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क देंगे, इसके बाद विपक्ष में तर्क देंगे और निर्णय आपको करना है कि वाकई लोकतंत्र जो है सर्वमान्य व्यवस्था है या नहीं। तो आप समझिए, जब पॉलिटी आप पढ़ते हैं तो आपकी समझ जो है इतनी विकसित हो जानी चाहिए कि आप सरकार से संबंधित जो सारे निर्णय हैं, जो पॉलिसीज हैं या लोकतंत्र से संबंधित जो खास बातें हैं, हम उसकी समझ विकसित कर लें और उस समझ के आधार पर खुद निर्णय लेने को स्वतंत्र हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र है आखिर शासन का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप क्यों है लोकतंत्र। हम इसके पक्ष में यानी लोकतंत्र के पक्ष में अगर तर्क देते हैं तो पहला तर्क है कि यहाँ मानवाधिकार, जो तमाम तरह के जो मानवाधिकार हैं उसकी रक्षा हो पाती है और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास की पूर्ण संभावना केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही होती है। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार यानी मानव को जो प्राकृतिक रूप से प्रदत्त होने वाले वैसे सारे अधिकार जिसकी रक्षा होनी चाहिए, जिस शासन व्यवस्था में रक्षा हो सकती है वह लोकतंत्र में ही हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चीन में न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानवाधिकार के अंतर्गत आता है, जीने की स्वतंत्रता, कहीं भी मूव करने की स्वतंत्रता। तो इस तरह की जो स्वतंत्रताएं हैं, जीवन जीने का अधिकार, मूल अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जो तमाम तरह के मानव के अधिकारों से संबंधित जो अधिकार हैं, जिसे भारत के संविधान में मूल अधिकार के कुछ भाग के रूप में दिए गए और तमाम तरह के अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है। तो लोकतंत्र में यह संभव है कि मानवाधिकारों की रक्षा हो पाए। इसके अलावे किसी और शासन प्रणाली में यह संभव नहीं है, क्योंकि जहां भी सैनिक शासन तंत्र होता है, जैसे आप अगर उत्तर कोरिया की बात करें तो वहां किसी भी तरह के मानवाधिकार का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। वहां तो आप कई बार देखे होंगे जो वीडियो वायरल होते हैं कि अगर वहां के जो तानाशाह शासक हैं उनके मीटिंग में कोई मंत्री झपकी लेता हुआ पाया जाता है तो उसे फांसी दे दी जाती है, या जो भी लोकतंत्र में उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसे फांसी दे दी जाती है, मार दिया जाता है। तो मानवाधिकार का क्या रक्षा? जीने का कोई अधिकार नहीं है। छोटी छोटी गलतियों पर जो जीने का अधिकार छीन लिया जाता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सर्वांगीण विकास है यानी मल्टीफेसेट डेवलपमेंट की बात जो आप पर्सनालिटी में करते हैं, उसका विकास पूरी तरह से लोकतंत्र में ही संभव है। जो लिए गए निर्णय होते हैं उस पर सामूहिक चर्चा होती है। सामूहिक चर्चा होने का मतलब है कि उसमें सभी तरह के विचार आमंत्रित किए जाते हैं और उस विचार के आमंत्रण के बाद ही उस पर एक निर्णय लिया जाता है और वही डिसीजन जो है जनता के हित में होता है, जनता के लिए होता है और यह फैसला पूरी तरह से जनता का ही माना जाए। इसमें सुधार की भी गुंजाइश है। जो भी निर्णय लिए गए उसमें सुधार की भी गुंजाइश होती है। अगर हम इसको स्पष्ट करें कि 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और 26 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। अब यह आपात जो निर्णय था वह इंदिरा गांधी का गलत था या सही, इसका तुरंत निर्णय हो गया। 1977 के जो चुनाव थे उसमें इंदिरा गांधी जब वोट मांगने यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार वोट मांगने गई तो वह विफल हो गई और वोट नहीं मिल सका उसे पर्याप्त और जनता पार्टी की सरकार बनी। तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सरकार जनता पार्टी की बनी यानी कांग्रेस आई को नकार दिया गया। तो आप समझ सकते हैं निर्णय को बदलने की भी स्वतंत्रता। अगर आप अपने निर्णय जो गलत निर्णय है, कोई भी सरकार जो सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार नहीं बदलती है तो जनता अगली दफा जब चुनाव का समय आता है तो उसे ही बदल देती है यानी सत्ता से बेदखल कर देती है। तो इसकी भी संभावना है। न्यायपालिका, यहाँ जो लोकतंत्र के पिलर्स हैं वह 4 पिलर्स हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, जिसको प्रेस आप कहते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका जो है, कार्यपालिका, तीनों स्वतंत्र पिलर हैं, तीनों जो है इंडिपेंडेंट पिलर हैं। लेकिन अगर कार्यपालिका और विधायिका किसी भी तरह की गलती करती है तो उस पर नजर रखने का काम जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका का होता है और न्यायपालिका अपने वर्डिक्ट के द्वारा कार्यपालिका की गलतियों में सुधार करता है। विधायिका के जो कानून संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ बनाए जाते हैं विधायिका द्वारा, उसमें संशोधन करता है, उसमें जो है
उसको गलत ठहराता है, इस तरह से न्यायपालिका नजर रखती है, लोकतंत्र की खासियत है। अगला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यह जो है लोकतंत्र में ही मिलता है और सर्वाधिक जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यही हासिल होती है। अब आप अगर उत्तर कोरिया में कुछ बोलना चाहें, वहां की आजादी के लिए आप मांग उठाएं, वहां लोकतंत्र की बहाली की मांग उठाएं, तो आप गोली खाएंगे, मारे जाएंगे और इस तरह से वहां जीवन जीने का अधिकार ही छीन लिया गया है और पूरी तरह से तानाशाही शासन के अंतर्गत लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मार दी गई। ठीक वही स्थिति चाइना में भी है, वही स्थिति बगल के देश पाकिस्तान में भी है। वहां भी सैनिक शासन है, कहने को तो लोकतंत्र भी है, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सरकार जो इमरान खान की सरकार है वह है, लेकिन पूरी तरह से जो व्यवस्था है वहां सैनिक के इशारों पे चलता है। अगली जो बात है वह मताधिकार की स्वतंत्रता है। आप समझते हैं कि यहाँ पर जनता का शासन, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन, तो जो वोटिंग राइट है, सार्वभौम मताधिकार, यूनिवर्सल वोटिंग राइट है, वह वहां इसकी स्वतंत्रता होती है और लोकतंत्र की ही खूबसूरती भी है। इसके अलावे जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, उसके मूल में पब्लिक वेलफेयर स्टेट होता है, यानी वहां पर जो है गरीबी, बेरोजगारी और इस तरह के जो लोक कल्याण के से संबंधित जो मुद्दे होते हैं वही केंद्र में होते हैं और सरकार उन्हीं मुद्दों के द्वारा जो है शासन व्यवस्था को चलाती है और लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। मुख्य रूप से देखें तो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। और अगला जो है, अगर हम आज के डेट में देखें तो जो मीडिया है यहाँ लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। मीडिया को वॉचडॉग के रूप में भी जाना जाता है। वॉचडॉग यानी किसी भी लोकतंत्र के किसी भी सिस्टम, लोकतंत्र के जो सिस्टम का कोई भी अणु जो होता है अगर मनमानी कर रहा होता है, गलत तरीके से निर्णय ले रहा होता है, तो मीडिया आवाज उठाती है, खबरों को प्रकाशित करती है, इसे क्रिया और प्रतिक्रिया आती है, जिसे फीडबैक प्राप्त होता है और मीडिया वॉचडॉग के रूप में जो है लोकतंत्र में काम करता है। अब लोकतंत्र के पक्ष में आपने देखा, इतनी बातें हमने की। अब लोकतंत्र के विपक्ष की हम बातों को देखते हैं। लोकतंत्र के जो विपक्ष में है, यानी लोकतंत्र का जो विरोध करते हैं, उनका तर्क है कि यह बहुमत का शासन है और बहुमत, इनका मानना है कि बहुमत सामान्यतः अनपढ़ और अशिक्षित व्यक्तियों का होता है। उस स्थिति में यह जो है लोकतंत्र क्या मानते हैं कि लोकतंत्र जो अनपढ़ों और अशिक्षितों की शासन प्रणाली है जिसमें वही लोग चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं। एक आरोप यह लगता है। दूसरा आरोप लगता है वह सत्ता की लड़ाई या सत्ता के लिए जो संघर्ष का खेल है वह लोकतंत्र में चलता है, ऐसा लोकतंत्र के विरोधियों का मानना है। अभी आप राजस्थान में खबरों में, आप अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की खबरों को आप टीवी पे देखते होंगे या मीडिया में आती होगी कि वहां पर अशोक गहलोत सरकार बचाने के लिए, अशोक गहलोत की जो चुनी हुई सरकार उसको गिराने के लिए जो तमाम तरह के कवायद वहां चले, अपनी ही पार्टी के सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा हमारी सरकार को गिराना चाहती है। इस तरह से जो तमाम सत्ता का खेल चले, इसमें विधायकों को उठा पटा करके होटल्स में ले जाना, फिर वहां से लाना और इस तरह से विधायकों को अपने पक्ष में रखने के लिए तमाम तरह के प्रयास करना, यह सत्ता का खेल का एक उदाहरण है। फैसला की प्रक्रिया लंबी होती है और दुरूह भी होता है, टफ होता है। फैसला में आपने देखा कि फैसले की जो प्रक्रिया होती है उसमें सामूहिक चर्चा होता है, सामूहिक चर्चा होती है, तमाम तरह के जो मत है उसको आमंत्रित किया जाता है, उसमें जो सूटेबल मत होता है, जो सूटेबल ओपिनियंस होता है, उसी को उसमें निर्णय में, डिसीजंस में जगह दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर यह दुरूह हो जाती है। दूसरा जो है खर्चीला शासन व्यवस्था, खास करके चुनाव में यहाँ करोड़ों करोड़ खर्च होते हैं। लोग अपनी बात को या अपने पक्ष को जनता में रखने के लिए तमाम तरह के विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से करोड़ों करोड़ का खर्च करते हैं। और अभी भी देखते होंगे जब टीवी पर किसी एक पार्टी विशेष का या किसी एक राज्य सरकार के विशेष का या भारत सरकार के तमाम विभागों के विज्ञापन आते हैं तो उस स्थिति में आरोप लगता है कि जितना कल्याण नहीं हो रहा उससे ज्यादा दिखावा हो रहा है। यहाँ पर बहुत खर्चीला है। यहाँ पर जो अगला आरोप लगता है लोकतंत्र के साथ कि यहाँ पर भावनाओं के साथ खेला जाता है। यहाँ जो नेता होते हैं, बहुदलीय शासन प्रणाली सामान्यतः होती है, तो जो नेता होते हैं यह जन भावनाओं को उभार करके इसको मत के रूप में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, मुद्दों से भटका करके जो अनरियलिस्टिक या जो इमोशनल चीजें होती हैं उसको उठा करके लोकतंत्र में अपनी पार्टी के लिए वोट जुटा रहे होते हैं। यानी यहाँ पर भावनाओं से खेलने की जो व्यवस्था है या खेलकर जो सहानुभूति बटोर कर बहुमत प्राप्त किया जाता है, लोकतंत्र के लिए घातक है। तो ये पक्ष लोकतंत्र में चुनौती तो है, लोकतंत्र के लिए जो
आरोप लगता है लोकतंत्र पर कि यह गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने में सफल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की कोई भी ऐसी शासन की व्यवस्था नहीं है जो कि इन समस्याओं को पूरी तरह समाप्त कर दे, लेकिन उनमें लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो इन समस्याओं को, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी को समाप्त करने के लिए या उसको कम करने के लिए अहर्निश कार्य करती है। और इस कार्य के प्रतिफल के रूप में देखा जा सकता है कि भारत में भी गरीबी की दर घटी, बेरोजगारी का दर जो है घटा, यानी आजादी से आज तक के सफर में हमने काफी लंबा सफर तय किया और इसमें इन जो तमाम मुद्दे हैं उस पर हमने निजात पाया, उससे हम जो है उसको कम करने में सफल हुए। और हमने 9th क्लास का जो लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 जो सेकंड चैप्टर था लोकतंत्र से संबंधित, उसको हमने पढ़ लिया है। अब हमें प्रश्नावली के दौरान इससे गुजरना है, यानी आपकी सफलता किसी चैप्टर के समझ की जांच तभी है जब उसके से संबंधित उस चैप्टर में जो मुख्य तथ्य हैं, जो संकल्पना है, उससे संबंधित आप प्रश्नों को हल करने में विशेषज्ञता हासिल कर लें। यही आपकी सफलता को सुनिश्चित करती है। तो आइए हम पहले सवाल पर नजर डालते हैं। इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार। ऑप्शन बी, चुनाव निष्पक्ष हो। ऑप्शन सी, न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो। ऑप्शन डी, सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी हो। तो आप जानते हैं कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार ही लोकतंत्र में होती है, चुनाव यहाँ निष्पक्ष होता है। अब न्यायालय, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इसके अलावे प्रेस, चारों की जो स्वतंत्रता होती है। तो अगर न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो गया तो इसकी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। तो यह आवश्यक नहीं है, यानी यह जो कंपोनेंट है लोकतंत्र के लिए जायज नहीं है। सरकार द्वारा लिए गए फैसले में लोगों की भागीदारी लोकतंत्र की सबसे व्यापक खूबसूरती में से एक है। क्वेश्चन नंबर 2, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। ऑप्शन बी, सैनिक शासन व्यवस्था को। ऑप्शन सी, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था को। ऑप्शन डी, राजशाही शासन व्यवस्था को। तो दुनिया में अभी जो सबसे बेहतर शासन की जो व्यवस्था है उसे लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था मानी जाती है। इसमें जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, यानी जनता ही शासन के सत्ता के केंद्र बिंदु में होती है, शासन केंद्र में। तो सैनिक शासन में सैनिक तानाशाही शासन चलाती है और कम्युनिस्ट शासन में आपने देखा कि किसी भी तरह का जो है राइट नहीं होता है, यानी किसी भी तरह के ना तो मानवाधिकार, लोगों का जो है मानवाधिकार सुरक्षित होता है, न किसी तरह की अभिव्यक्ति की आजादी, सही जीवन की आजादी की भी स्वतंत्रता होती है। एक तानाशाही रूप की सरकार होती है जो चाइना में है। अब वहां चुनाव भी लड़ना है तो कम्युनिस्ट पार्टी से इजाजत लेकर के ही लड़ना होगा। सैनिकों का कुछ सीटें जो है संसद में सैनिकों की होती है और इस तरह से वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार में मुखिया चुनती है, जिसको प्रमुख चुना जाता है, वहां के जो राष्ट्रपति होते हैं और वहां के जो शासन के प्रमुख होते हैं। राजशाही शासन व्यवस्था क्या है कि वंशानुगत शासन व्यवस्था है, चाहे वह राजा का बेटा अयोग्य हो या योग्य हो, लेकिन अगला उत्तराधिकारी के रूप में वही शासन करेगा। तो इस तरह से इन सब में सबसे जो उपयुक्त व्यवस्था, सबसे बेहतर शासन की व्यवस्था वह लोकतांत्रिक शासन। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतांत्रिक तथा गैर लोकतांत्रिक शासन, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस की व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें अंतर किस आधार पर किया जाता है? डिफरेंस की बात कर, दोनों में अंतर की बात कर रहा है। ऑप्शन ए, मतदान के अधिकार के आधार पर। ऑप्शन बी, बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर। ऑप्शन सी, समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर। और ऑप्शन डी, सरकार के निर्णय प्रक्रिया जो डिसीजन प्रोसेस है उसके आधार पर। देखिए, मतदान के अधिकार तो कई जगह हैं, कम्युनिस्ट शासन में भी मतदान के अधिकार है। तो इस आधार पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी होगा। जो सरकार के निर्णय की प्रक्रिया है, अगर उसमें लोगों की भागीदारी है तो आप समझिए कि वहां पर लोकतंत्र फलीभूत है ना? तो इस आधार पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन डी होगा। चौथा सवाल है, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? ऑप्शन ए, जनता। ऑप्शन बी, सैनिक। ऑप्शन सी, न्यायाधीश। ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। तो आपको पता हो कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है, यानी जनता के केंद्र में कौन होता है? शासन कौन चला रही होती है? जनता चला रही होती है।
सैनिक शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है? जब शासन ही सैनिक द्वारा चलाने की बात की जा रही है, तो यहाँ सेना या फौज के हाथ में सैनिक शासन की जिम्मेवारी होती है। अगला सवाल है 5वां नंबर, 5th क्वेश्चन, कि भारत में मतदान का न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित है? तो इससे पहले 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, जिसमें राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की, राजीव गांधी जी की सरकार थी। तो राजीव गांधी की जो सरकार थी उनमें जो है पहले 21 वर्ष था मतदान का न्यूनतम उम्र, उसे घटा करके 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उसे 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, जो कि राजीव गांधी जी की सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उन्हीं के समय में संसद में संशोधन के माध्यम से मतदान की उम्र को घटा करके 18 साल कर दिया गया। यानी अब मतदान की उम्र कितनी है? 18 साल। और बच रहा है जिसे मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। कुछ देशों के शासन व्यवस्था की बात की गई है और कहा जा रहा है कि जो गलत है उसको आप चुन लीजिए या उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे म्यांमार की बात की जा रही है, भूटान की बात की जा रही है, कम्युनिस्ट भारत की बात की जा रही है और चीन की बात की जा रही है। इसके अलावा तो आपको अगल बगल के देशों के अगल बगल के देशों के जो शासन की व्यवस्थाएं हैं, प्रकार हैं, उसको भी देखना होगा। अगला जो सवाल है वह कुछ पार्टियों के चुनाव चिन्हों के सामने जो है सुमिलित करना है। इसका मतलब कि आपको अगर राजनीतिक रूप से आप सतर्क नागरिक हैं, देश के सजग और सतर्क नागरिक हैं, बुद्धिजीवी नागरिक हैं, तो यहाँ पर चूंकि बहुदलीय शासन की व्यवस्था है, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है इस डेमोक्रेसी में, भारत की डेमोक्रेसी में, इसलिए आपको कम से कम बिहार में जो चुनावी रूप से सक्रिय पार्टियां हैं उनके चुनाव चिन्हों को जरूर याद रखना होगा। जैसे भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल छाप है, पंजा छाप कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तीर छाप जेडीयू का चुनाव चिन्ह है, जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह है, लालटेन राजद का चुनाव चिन्ह है। और इस तरह से आपको हंसुआ बाल जो है कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का चुनाव चिन्ह है। इस तरह से आपको जो है चुनाव चिन्हों को भी जहन में रखना होगा, संभव है कि पूछ दिया जाए। इस तरह से आज जो है चैप्टर 2 समाप्त हुआ और आज शाम में या कल हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इससे काफी सवाल आते हैं तो हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।